देव आज कहाँ था इतने दिन? तबीयत खराब में बाहर जाता। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था रजिस्टिविटी के बारे में। अगर वायर का वॉल्यूम चेंज ना हो तो अगर हमने वायर को स्ट्रेच करा हो या वायर को फोल्ड करा हो तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा था वो n स्क्वायर टाइम्स आ रहा था, या तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जा रहा था या n स्क्वायर टाइम्स कम हो जा रहा था। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमने बनाई थी। रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1। कुछ इस तरह से हमने सारी चीजें बनाई थी। आज हम लोग आपकी क्लास 12 की चैप्टर 3 की एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जाएंगे, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। नहीं, मैं उसे भर दूंगा, आज वाले में भरो सिर्फ, ठीक है जी। आज जो भी डेट है, आज 21 है, हाँ तो 21 वाले में फिल करनी है, ठीक है जी। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस और फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, और उसके बाद हम लोग जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे से टर्म्स है, एक का नाम है कंडक्टेंस और एक का नाम है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं उस सिंबल को मैं लिखूंगा कैपिटल जी। तो कंडक्टेंस के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज कैपिटल जी। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा ही क्या कहलाया जाता है बच्चे? कंडक्टेंस कहलाया जाता है, जिसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? कैपिटल जी। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? 1/r। यूनिट क्या बन गए? यूनिट ओम इनवर्स। ये तो ट्रेडिशनल हो गया, कुछ फैंसी लोग इसे दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, मो, ठीक है। और उल्टे वाला सिग्मा, ये भी चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक एसआई सिस्टम में भी बनाया, क्या बोलो? क्या अभी किसी ने बताया? साइमन, जिसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एस। ये मटेरियल के बारे में बताएगा कि उसका कितना अच्छा कंडक्टेंस है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज सेड टू बी कंडक्टेंस। तो क्या मैं जी का ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं? बताना कोई मुझे, क्या मैं ये लिख सकता हूं? G इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। क्योंकि आपको शायद याद होगा, आपने रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसे, बात नहीं बच्चे। एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, बहुत लीस्ट हमें कहीं कहीं कभी कभी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है जरूरत भी ना पड़े पूरे 12th में, पर एक बार हमें पता होना चाहिए कि हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी टर्म जो हमें पढ़नी है दैट इज कंडक्टिविटी, जिसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे, क्या बोलते हैं सिंबल को? सिग्मा, ठीक है, सिग्मा यूज करेंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। क्या बोलूं बच्चे इसमें? बोलो फॉर्मूला क्या बनाऊं? इज इक्वल टू 1/ρ। रो का फॉर्मूला याद है किसी को? रो का फॉर्मूला था आर ए अपॉन एल। तो सिग्मा इज इक्वल टू एल रो बाई ए। तो सिग्मा को चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा? एल अपॉन ए, और आर की जगह वो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। कुछ कैंसिल हो गया, हाँ, एल और ए कैंसिल हो गए। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर
टाउ बाई एम। लिखो जल्दी से, ये डेफिनेशन की फॉर्म में ही आएंगे, आपसे पूछ लेगा वन वर्ड में व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज मोबिलिटी। बस ऐसे ही डेफिनेशन की टर्म में ज्यादा चांसेस होते हैं इन्हें पूछे जाने के। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V बाई आई। सही है। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो आपके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चे? V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। जरा मुझे बताओ वोल्टेज की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कौन है? वोल्टेज का छोटा भाई, बहुत बार बता चुका हूं मैं। वोल्टेज की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा भाई। रेजिस्टेंस का छोटा भाई रेजिस्टिविटी, और करंट का छोटा भाई जे। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। वोल्टेज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, रेजिस्टेंस मैक्रोस्कोपिक फॉर्म रेजिस्टिविटी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, करंट मैक्रोस्कोपिक फॉर्म और करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो वोल्टेज का छोटा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस का छोटा भाई रेजिस्टिविटी और करंट का करंट डेंसिटी। तो हमें इस वाले फॉर्मूले को किस टर्म्स में लिखना है बच्चे? इसी में तो लिखना है ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो यानी आपके फॉर्मूले में R की जगह तो क्या जाना चाहिए? रो। V की जगह क्या जाना चाहिए? E। और I की जगह क्या जाना चाहिए बच्चे? J। सबको समझ में आया? कभी कभी एग्जामिनर इसे या तो कहेगा प्रूफ ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और बोल देगा रिलेशन बिटवीन सिग्मा E एंड J, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। एग्जामिनर आपसे ये कहे या ऊपर वाली टर्म कहे या दोनों बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। क्या था वो फॉर्मूला नवेद? I इज इक्वल टू NEAVD। उसी फॉर्मूले से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और देखना इन्हीं टर्म्स में आ जाएगा मेरा रिजल्ट। चलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। अभी तो पढ़ा था सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। अगर सिग्मा है तो वहां रो ही है। ठीक है जी। चलो यहां देखो बेटा, सब लोग पेन बंद करके पहले प्रूफ देख ले। वी नो I इज इक्वल टू NEAV बेस D। आपको क्या चाहिए आपके फॉर्मूले में? J चाहिए। क्या J है आपके फॉर्मूले में? देखना है, थोड़ा सा अरेंज करो, मिल जाएगा J। J का फॉर्मूला क्या है? J का फॉर्मूला I बाई ए। देखना रीअरेंज करके आ सकता है क्या कहीं से? इधर को मैं I बाई ए ले जाऊं तो I बाई ए इज इक्वल टू NEVD। ये वाली टर्म क्या हो गई? J। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है आपके इसमें? देखो मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां? VD को लिख लो E टाउ बाई M। भाई अगर मैं VD को लिख लूं E टाउ बाई M तो बन जाएगी बात। तो मैं अगले स्टेप में इसे तो लिख रहा हूं J। क्यों लिख लिया आपने J? क्योंकि J किसके इक्वल होता है बच्चे? I बाई ए के इज इक्वल टू NE कैपिटल E टाउ बाई M। सही है, सही है भाई, ये बात सबको समझ में आई? तो आपको आंसर में क्या चाहिए था? J चाहिए था, आ गया। क्या चाहिए था? E। और क्या चाहिए मुझे? सिग्मा बन जाए या रो बन जाए, एक ही तो बात है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो हम लिख ले रहे हैं J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। और आपने यहां क्या करा था? VD को क्या लिख लिया था? E टाउ बाई M। ये वाली टर्म कुछ लिख सकते हो? अभी लिखा था आपने, पीछे देखो
एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इज, तो मैं शायद इस टर्म को क्या लिख लूं, J इज इक्वल टू सिग्मा E, क्योंकि सिग्मा किसके इक्वल है, टाउ बाई एम के इक्वल है या नहीं है बच्चे, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, समझ में है सबको। तो आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो और चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो बच्चे, ऐसे भी तो लिख सकते हो, J रो E, J रो E आ गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो इसी फॉर्म को हम नीचे वाले स्टेप पे एक स्टेप नीचे भी नहीं जाते, इसी फॉर्म को क्या लिख देते हैं बच्चे हम लोग, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये एग्जामिनर कभी कभी बोल देता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन सिग्मा ई एंड जे। देखो कहां से शुरू करा है बच्चे, नवेद से स्टार्ट करा है या नहीं करा है, नवेद की हेल्प से एक और फॉर्मूला प्रूफ करा था आपने, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो इसी से करा था, जल्दी से कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना यहां से इस डेरिवेशन को, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ जी, सबसे लास्ट में क्या लिखा है, ये मैं यहां लिख देता हूं सबसे लास्ट वाला, J इज इक्वल टू 1 अपॉन ये E इज इक्वल टू J रो लिख सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया बच्चे, सारे बच्चों को सबको समझ में आया? दीपांशु कहाँ है आज? लक्ष्मण, चलो जी, सबको समझा बच्चे? इसके बाद लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी टॉपिक है बच्चे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, temperature dependency of resistance। temperature dependency of resistance। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, वो भी ठीक है जो आपने लिखा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये हम लोग लास्ट क्लास टू लास्ट में डिस्कस कर चुके थे। द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी रेजिस्टेंस, यानी जो अपोजिशन रेजिस्टेंस को फ्लो ऑफ चार्ज को मिलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे, आई थिंक हर एक बच्चा उससे नोन होगा, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। मैं 2 वायर ले रहा हूं और आपको कुछ एग्जांपल, कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बिहाफ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने 2 वायर लिए बच्चे ऐसे, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस था 10 ओम, जो मैंने दूसरा वायर लिया उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था 10 टू द पावर 3 ओम। यहां पे इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, यहां भी इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
मैंने दोनों में 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज कर दिया, यानी यहां पे चेंज इन टेम्परेचर कितना कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, यानी टी फाइनल कितना हो गया होगा 77 डिग्री सेल्सियस। और यहां भी टेम्परेचर में कितना चेंज लेके आया मैं 50 डिग्री सेल्सियस, तो टी फाइनल कितना हो गया 77 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हो गया। अब रेजिस्टेंस में चेंज देखते हैं। यहां पे जो बाद में रेजिस्टेंस आया वो आया 12 ओम, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया बेटा 2 ओम। यहां पे टेम्परेचर राइज करने के बाद जो बाद में रेजिस्टेंस आया वो 10 टू द पावर 7 ओम आया। कितना आया 10 टू द पावर 7 ओम। तो चेंज कितना आया बेटा, चेंज इन रेजिस्टेंस इज 10 टू द पावर 4, यानी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा चेंज हो गया। दोनों में बराबर टेम्परेचर राइज करा था या नहीं करा था, फिर भी चेंज इन रेजिस्टेंस अलग अलग आया या नहीं आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस का चेंज है वो किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर तो दोनों में सेम है। इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, अगर देखो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1000, कितना चेंज आया 10 टू द पावर 4, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10 ओम, सिर्फ कितने का आया 2 ओम का आया नहीं आया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी अगर छोटा रेजिस्टेंस लोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम चेंज आएगा, बड़ा रेजिस्टेंस लोगे तो ज्यादा चेंज आएगा। सबको समझ में आया बच्चे? तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर आपने रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू ज्यादा लिया तो रेजिस्टेंस में चेंज भी कैसा आएगा बच्चे, ये वाले एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से चलते हैं। आर इनिशियल इज 100 ओम, आर इनिशियल इज 100 ओम। टेम्परेचर इनिशियल कुछ भी रहा हो, मैं यहां पे टेम्परेचर में चेंज लेकर आया 20 डिग्री सेल्सियस, कितना 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आया वो आ गया बच्चे 25 ओम का। बाद का कितना हो गया 25। मैं यहां पे टेम्परेचर में चेंज लेकर आया 50 डिग्री सेल्सियस, कितने का लेकर आया, तो मैंने देखा यहां पे जो रेजिस्टेंस में चेंज आया वो 80 ओम का आ गया। इस वाले एक्सपेरिमेंट से क्या बोलोगे? देखो रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू तो दोनों में सेम है, पर आपने किस में चेंज करा है ज्यादा, यानी जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा, पहली बात तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, और दूसरी किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने टेम्परेचर में कितना चेंज लेके आया है। ज्यादा चेंज लेके आओगे तो ज्यादा बदल जाएगा, कम चेंज लेके आओगे तो कम बदलेगा। बात समझ में है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब जरा मुझे बताओ डेल्टा आर किसके इक्वल है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। डेल्टा टी किसके इक्वल है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। को डिफाइन कैसे करोगे या आर इनिशियल को? टेम्परेचर बिफोर राइज, ये T1 क्या है, टेम्परेचर बिफोर राइज। टी फाइनल क्या है, टेम्परेचर आफ्टर राइज। आर इनिशियल क्या है, रेजिस्टेंस बिफोर राइज इन टेम्परेचर। आर फाइनल क्या है बच्चे, रेजिस्टेंस आफ्टर राइज इन टेम्परेचर। कर लेंगे हम लोग इन सारी बातों को डिफाइन, पक्का? हम इन्हें लिखेंगे भी, सिर्फ मैं आपको एक बार बातें समझाना चाह रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमें क्या देने की जरूरत है बच्चे, एक कांस्टेंट। तो मैंने यहां से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के मैंने कांस्टेंट दिया, और उस कांस्टेंट का नाम रखा अल्फा। क्या नाम रखा, अल्फा आर इनिशियल इनटू डेल्टा टी, और इस अल्फा का नाम रखा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू बोलना, अल्फा को क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट बोलना बेटा, यहां से ऊपर यूनिट क्या लिखे जाएंगे, ओम, नीचे क्या लिखे जाएंगे, ओम केल्विन। भाई चेंज की भी तो ओम ही आएगी और रेजिस्टेंस की ओम। ओम से कितने आगे बच्चे, केल्विन इनवर्स।
आया क्या? कुछ ऐसा 11वीं में पढ़ा था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और उसी सीरीज में हमारा ये क्या आ जाएगा बच्चे, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चे, केल्विन है। सबको समझ में आया? अगर मैं इस अल्फा का फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। लिख सकता हूं क्या ऐसे भी, जहां पे आर इनिशियल, आर फाइनल, टी इनिशियल और टी फाइनल पता है क्या आपको? आर इनिशियल बोलना क्या है, रेजिस्टेंस बिफोर राइज इन टेम्परेचर, बिफोर राइज इन टेम्परेचर। आर फाइनल क्या बेटा, रेजिस्टेंस आफ्टर राइज इन टेम्परेचर। टी इनिशियल, टेम्परेचर बिफोर राइज इन टेम्परेचर। और टी फाइनल क्या है, टेम्परेचर आफ्टर राइज इन टेम्परेचर। लिखो जल्दी से सारी बातें बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बार मुझे बताएंगे, सबको क्लियर हुआ क्या ये थर्मल कोएफिशिएंट? क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ थर्मल कोएफिशिएंट? बताएंगे आप लोग मुझे। जल्दी से लिखो सारे लोग। इतना आप लोग वर्कशीट अपनी बाहर रख ले, मैं चेक करता रहूंगा और नई वर्कशीट दे जाऊंगा मैं आपको। आप एब्सेंट थे शायद कल, क्या हुआ था? ओ लोग के परसों, उससे लास्ट वाले दिन मैंने से वर्कशीट दी थी जब आप लास्ट, वो चेक कर ली मैंने। चलो लिखते रहो, मैं सबको शीट पे दे दूंगा। चलो ये हो जाना चाहिए बेटा, रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल है ये, नहीं मिली? है भाई, क्या करता है भाई? हैं ऐसे वीडियो नहीं डब बनाते कभी, ठीक है? मिलके जिए लास्ट में, बैच के लास्ट में मिलके जिए मुझसे। पकड़ ओ पहलवान, मिल गए बच्चे? अब ठीक है तबीयत? बेटा कोविड भी चल रहा है, दूर रहा कर हमसे। आपका रजिस्टर कहाँ है? आपको मिल गई? लिख लिया? आई थिंक सब बच्चों ने लिख भी लिया होगा। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है मैं ग्रुप पे ये सेंड कर दूंगा, क्या नाम है इसकी वर्कशीट सारी, 7वीं आज कौन सी है? 7वीं वर्कशीट है। मैं पहले 6 और ये 7 मिला के ग्रुप पे भेज दूंगा। जिस दिन भी आप लोग आएंगे उस दिन कंप्लीट करके लेके आएंगे जो ऑनलाइन है। पोटेंशियल की भी सारी भेज दूं, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट पेज करें बेटा, कर लो नेक्स्ट पेज पे स्विच। यहां देखो बेटा, अल्फा का फॉर्मूला बोलना एक बार आप लोग मुझे, क्या था पीछे? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, ठीक है जी?
अब मैं कुछ पॉइंट्स यहां से देखने की कोशिश करूंगा और वहीं से न्यूमेरिकल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको वहीं से पूछा जाएगा जहां से हम लोग बात करेंगे। जरा देखो एक बार, इफ, देखो इफ आर फाइनल इज ग्रेटर देन आर इनिशियल, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका यही तो मतलब है। इफ आर फाइनल इज ग्रेटर देन आर इनिशियल, अगर मैं आपसे कहूं भाई आर फाइनल बढ़ा है किससे? आर इनिशियल से, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज। क्या इसके अलावा कुछ और मतलब समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? तो मुझे बताओ अल्फा इस कंडीशन में पॉजिटिव या नेगेटिव? इस कंडीशन में अल्फा कैसा बच्चे? अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी? एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन बताओ। अगर अल्फा किसी मटेरियल का पॉजिटिव है, अल्फा इज व्हाट? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अल्फा किसी मटेरियल के लिए पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन बताओ भाई। डायरेक्ट टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है बच्चे? डायरेक्ट, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेकंड केस, इफ आर फाइनल इज स्मॉलर देन आर इनिशियल, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हुआ है? कम। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चे? डिक्रीज। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। इस कंडीशन में अल्फा कैसा होगा? तो एग्जामिनर आपको अल्फा नेगेटिव बोलेगा, अल्फा पॉजिटिव बोलेगा। आज के बाद ना तो आपसे बोलेगा टेम्परेचर है या ये रिलेशन है, वो आपसे बोल देगा कि एक मटेरियल अल्फा पॉजिटिव है, एक मटेरियल अल्फा नेगेटिव है। अब एक मैं आपसे पूछ लेता हूं बिना कुछ बताए, इफ अल्फा इज 0, इसका मतलब बताओ। रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू, यही तो है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें हमेशा एग्जामिनर अल्फा की नॉलेज में बात करेगा, वो टेम्परेचर की भाषा में बात नहीं करेगा। तो इसे भी लिख लेते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या नहीं हो रहा बच्चे? रेजिस्टेंस पे कोई, हिंदी में लिख दूं, असर नहीं है। लिखो जल्दी से पॉइंट्स। अगर अल्फा इन्फिनाइट है तो इसका मतलब क्या है? नहीं, अल्फा अगर इन्फिनाइट हो इसका मतलब कोई बताएगा ऑनलाइन में से? बता दो चलो। आर इनिशियल क्या है बच्चे? 0 है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे कि अल्फा इन्फिनिटी भी हो सकता है कभी। आर इनिशियल इज 0 इफ अल्फा इज इन्फिनाइट। जल्दी से लिखो। हाँ जी बताओ। अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनाइट, आर इनिशियल इज इक्वल टू 0। इसका टॉपिक लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस।
classification of material on the behalf of resistance. 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 Classification of material Number 1, conductors. बताओ जी कंडक्टर्स कौन होते हैं? Conductors are those which having low resistance on the behalf of, जिनका रेजिस्टेंस कैसा होता है बच्चे? कम, और इनका अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव. अल्फा इज मतलब क्या समझ में आया उससे? टेम्परेचर के बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है. तो कंडक्टर्स आर दोज विच हैविंग लो रेजिस्टेंस, अल्फा पॉजिटिव. ठीक है. कंडक्टर्स आर दोज इन विच रेजिस्टेंस इज लो. रेजिस्टेंस इज लो, अल्फा इज पॉजिटिव. इसके लिए अल्फा कैसा होगा बच्चे? पॉजिटिव. कोज ऑफ रेजिस्टेंस कौन होता है बता सकता है मुझे? कोज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर बताया था मैंने. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ होता है? नहीं, थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही कुछ है. कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताया था ना कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस का कोज कौन होता है? कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कोज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर इज कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से एक दूसरे में क्या करते हैं बच्चे? टकरा जाते हैं, इसलिए उसका कोज ये है. अच्छा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या बच्चे? इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है. इसका रेजिस्टेंस सबसे कम क्यों है? इसमें कोलिजन सबसे कम होता है. इसमें कोलिजन सबसे कम होता है. एंड मरकरी इज द ओनली कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर. मरकरी के लिए हम लोग Hg बोलते हैं क्या? ठीक है. मरकरी इज द ओनली कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर. और इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे? ऑल मेटल्स. इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चे? ऑल मेटल्स. सेकंड हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं क्या बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मटेरियल हैं या लिक्विड है, ऐसा लिक्विड है या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो मॉडरेट सा होता है. जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे? मॉडरेट. इसका अल्फा नेगेटिव होता है. इसका अल्फा क्या होता है? मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है. और कोज क्या होता है इसमें रेजिस्टेंस का? विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चे? उसका अपोजिशन मिलेगा.
गर्म होने से चीजें गाढ़ी होती हैं या हल्की हो जाती हैं? गर्म करने से हल्की हो जाती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या होता है उससे बच्चे? गाढ़ापन खत्म हो जाएगा, तो चार्ज को चलने में क्या हो जाएगी बच्चे? आसानी हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज हैविंग moderate resistance, moderate, ये जो कैसे होते हैं बच्चे? moderate resistance are those having moderate resistance. अल्फा इज नेगेटिव, इसके लिए अल्फा कैसा हो गया? नेगेटिव। और कोज ऑफ रेजिस्टेंस क्या बच्चे? कोज ऑफ रेजिस्टेंस विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी इलेक्ट्रोलाइट की जो विस्कोसिटी है वहां आयंस को चलने नहीं देती, आयंस को चलने नहीं देती। तीसरा हम डिफाइन करेंगे क्या बच्चे? एलोय और रेजिस्टर्स, इन्हें हम एलोय भी बोलते हैं और रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। और अल्फा एक लिमिट तक जीरो होता है। अल्फा एक लिमिट तक क्या होता है बच्चे? इसका मतलब क्या है? अल्फा जीरो होने का मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी नॉलेज में याद रखेंगे अल्फा इज जीरो, एक लिमिट तक होता है, पर आपके सिलेबस में हम जीरो भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा। तो एलोइस क्या होते हैं बच्चे? हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जिनके पास रेजिस्टेंस की कैसी वैल्यू होती है बच्चे? हाई वैल्यू होती है। अल्फा इज जीरो, अल्फा इज आप जीरो लिखो, लिमिट भी मत लिखो, अल्फा इज जीरो। कोज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे? एलो वही तो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा मिला के बनाए गए हों। तो इसमें एक रेजिस्टेंस का कोज भी यही है कि दो को हम मिला के बनाते हैं तो उसमें कोलिजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोज क्या? मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट को मिलाना ही इसमें रेजिस्टेंस का क्या है बच्चे? कोज है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आया? यहां से एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, जरा उस क्वेश्चन को एक बार सुन लो सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछने वाला है एग्जामिनर आपसे? सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। अभी यहां से उठ के तू लकी वो निकाल, मीटर ब्रिज का एक वो निकाल, उसमें से किसी बॉक्स में से ये जो रखे हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट। हाँ, कोई बच्चे मुझे हीट का फॉर्मूला बता सकता है क्लास 10th से? आई स्क्वायर आर टी। हाँ, इसमें से भी निकाल दे। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फॉर्मूला है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो चलो जी। ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर का डिवाइस है जो आपको प्रैक्टिकल करना होगा। भाई सुन लो, ये पोटेंशियोमीटर में गिटार जैसे तार दिख रहे हैं आपको, आपने अपनी लैब में खूब ऐसे ऐसे करा है इन्हें, आप लैब में हमेशा मिलेंगे आपकी लैब में। एक ये तो पोटेंशियोमीटर का हो सकता है, एक मीटर ब्रिज भी रहा होगा जिसमें सिंगल वायर होता है। इस तरह के डिवाइस होंगे। ये वाला जो वायर है, ये जो आपको वायर दिख रहा है, ये एलोय का बना हुआ है, मैंगनीज करके एक एलोय होता है, ये उसका बना हुआ है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं और किसकी बात करूं बच्चे? एलोय की बात करूं, किसका रेजिस्टेंस कम होता है? कंडक्टर्स का कम होता है। किसमें हीट कम डेवलप होगी? कंडक्टर्स में होगी। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, भाई जब आपने ये मीटर ब्रिज बनाया या पोटेंशियोमीटर ब्रिज बनाया या जो भी एक्सपेरिमेंटल हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग कंडक्टर की जगह
एलॉय के वायर ही क्यों यूज करते हैं? देखो, अगर मैं कंडक्टर का यहां पे वायर मैं मान लो कॉपर का लेता हूं, आपने इसमें करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने से इसमें क्या डेवलप हुई? हीट। हीट से कंडक्टर का टेम्परेचर से रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चे? वेरी करता है, बदल जाता है। पर इंसुलेटर्स में नहीं बदलता। आपने इसमें हीट प्रोड्यूस करी, क्या उस हीट के प्रोड्यूस होने से इस वायर के रेजिस्टेंस में कोई चेंज आया? क्यों? क्योंकि इसका अल्फा क्या है बच्चे? 0 है या नहीं है। तो एग्जामिनर यही पूछता है आपसे कि आपका पोटेंशियोमीटर का जो ये वायर है या मीटर ब्रिज में जो वायर है, आप लोगों ने उसे एलॉय का ही क्यों रखा, मैंगनीज ही क्यों रखा, या फिर नाइक्रोम ही क्यों रखा? एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा। तो हम बड़े अच्छे शब्दों में कहेंगे सर इसका जो अल्फा है वो क्या है बच्चे? 0। वो कहेगा समझ नहीं आया अल्फा 0। तो आप कहोगे सर टेम्परेचर के बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि जब हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है तो सारी वैल्यू में से सिर्फ एक वैल्यू को चेंज होना चाहिए। हम यहाँ करंट का चेंज देखना चाहते हैं, अपनी मर्जी से क्या चेंज हो रहा है? रेजिस्टेंस। तो क्या हम डिजायर्ड रिजल्ट पा पाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है? कांस्टेंट। देखो भाई, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो हीट तो डेवलप होगी या नहीं होगी? यानी इस वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कभी कभी तो ये पूरा लाल हो जाता है। आप कभी लैंप में थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देना तो ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा, पर इसका रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता। रीजन समझ में आया बच्चे? क्योंकि इसका अल्फा क्या है? 0। तो क्या मैं यहां पे एक नोट डाल दूं? ड्यू टू अल्फा 0 these material used to fabricate potentiometer and meter bridge। लिख लो इस बात को भी। समझ में आया सबको? बिल्कुल अच्छे से लग के रख दे एक बार, जैसे रखा था बच्चे। हाँ, पॉलिथीन में डाल दें, फिर रीडिंग नहीं आएंगी। हाँ, alloy are used to form potentiometer and slide wire meter bridge due to temperature independent, due to resistance independency from temperature। लिखो जल्दी से, ड्यू टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी फ्रॉम टेम्परेचर। समझ में आया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, या ऐसे ही आप लोग काम कर रहे हैं? स्लाइड वायर मीटर ब्रिज आपने वो पढ़ा था ना, व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज, उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो। इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। हमने एलॉय लिख लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिख लिया, कंडक्टर लिख लिया। अब हम लिखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं बच्चे जिनका बिलो रूम टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है और एट रूम टेम्परेचर फाइनाइट हो जाता है। तो अल्फा बताओ कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिलो रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे तो उनका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट और 30 डिग्री सेल्सियस पे फाइनाइट। तो अल्फा बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और कम होने को क्या लिखेंगे बच्चे? नेगेटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? आर दोज बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर
resistance is infinite. रेजिस्टेंस कैसा है बच्चे? इन्फिनाइट एंड एट रूम टेम्परेचर, एंड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर resistance is finite. Therefore, बोलना अल्फा के कैसा हो गया इसका बच्चे? अल्फा इज नेगेटिव. कोई मुझे रेजिस्टेंस का कोस बता सकता है इसमें? रेजिस्टेंस होने का कारण क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इसके पास रूम टेम्परेचर से नीचे क्या नहीं होते बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. और मैंने आपको बताया है कंडक्शन का काम कौन कर सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे हम लोग इंसुलेटर्स. कोई बता सकता है इंसुलेटर्स कौन होंगे? इंसुलेटर्स वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा? इनफाइनाइट. और अल्फा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव. उनके पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. टेम्परेचर बढ़ाने से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास नहीं होते. तो इंसुलेटर्स आर दोज विच हैव infinite resistance. अल्फा कैसा है बच्चे? पॉजिटिव. रेजिस्टेंस बढ़ते ही उनका घटता नहीं है. अल्फा पॉजिटिव. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बोलो. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? बोलना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अनअवेलेबिलिटी ही इसका क्या है बच्चे? कोज है. आर दोज विच हैव इनफिनाइट रेजिस्टेंस, अल्फा पॉजिटिव. कोज ऑफ रेजिस्टेंस इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट मटेरियल कितने हो गए? थर्मिस्टर्स. थर्मिस्टर्स ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें आप थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज लेके आओ, रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है. थोड़ा सा चेंज लेके आओ किसमें बच्चे? टेम्परेचर में, रेजिस्टेंस में चेंज बहुत ज्यादा आता है. आर द materials in which there is a large change in resistance. large change से लिखना large rise in resistance for a small change, for a small change in temperature.
छोटा सा टेम्परेचर में चेंज करो तो रेजिस्टेंस में क्या जाता है बच्चे, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। और ये मटेरियल बड़ा काम का है हमारे लिए। अच्छा, आपसे मैं प्लीज सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन पे हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। आपको मैं ऐसे, आप लोग कोल्ड और हॉट को टच तो कर सकते हो, मैं आपको 23 डिग्री सेल्सियस टच करने को देता हूं 24। क्या आप ज्यादा डिफरेंस बता सकते हो उसमें? आप कंडक्टर को ले जाओ 23 डिग्री सेल्सियस में और 24 डिग्री सेल्सियस में, उसके भी रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत माइन्यूट आएगा, नेग्लिजिबल सा चेंज आएगा या नहीं आएगा, है ना। मैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर कर रहा हूं 99 से 100, कोई ज्यादा चेंज है। 99 से 101, 2 डिग्री सेल्सियस का कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। 99 से 102 बुखार हो गया। पर अगर मैं अपनी फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो 3 डिग्री का चेंज कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आप जितना कंफर्टेबल 21 डिग्री सेल्सियस में, उतना ही कंफर्टेबल 24 में भी हैं। और बहुत सारे मटेरियल है, करंट में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होता इतने छोटे से टेम्परेचर के चेंज के लिए। तो मैक्सिमम सारे मटेरियल इतने छोटे चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। 3 डिग्री सेल्सियस का कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, पर 3 डिग्री सेल्सियस में आपकी दुनिया बदल जाती है। वो 3 डिग्री सेल्सियस अगर 100 से 103 चला गया, या 99 से 102 या 103 चला गया, तो वो ज्यादा दिक्कत है या नहीं है। तो हमने एक मटेरियल लिया, ये वाला ऐसा मटेरियल, ये मटेरियल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये टेम्परेचर के थोड़े से भी चेंज को क्या कर लेता है बच्चे, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, मैंने एक सर्किट से इसे लगा दिया ऐसे, उसमें क्या लगा दिया बच्चे, एक एमीटर लगा दिया और ऐसे रख दिया। मैंने इस सर्किट को पहले से सिखाया हुआ है कि अगर तेरा टेम्परेचर 99 है, सॉरी, अगर तेरे अंदर करंट मान लो 1 एम्पियर है, तेरे अंदर करंट कितना है बच्चे, 1 एम्पियर, तो तुझे दिखाना है कितना बच्चे, 99 डिग्री। आपको कितना दिखाना है, 99। अगर तेरे अंदर करंट है कितना बच्चे, 0.8 एम्पियर, कितना है, तो आपको दिखाना है 100। कितना दिखाना है, 100। अगर आपके अंदर करंट है 0.6 एम्पियर, तो आपको एक मीटर में दिखाना है कितना बच्चे, 101। अगर आपके अंदर करंट आता है 0.4, तो आपको दिखाना है 102। अगर आपके अंदर करंट आ जाता है 0.2, तो आपको दिखाना है 103। और आपके अंदर सिर्फ करंट कितना आ जाए बच्चे, तो आपको कितना दिखाना है, 104। ठीक है, तो आप ना अपने घर में एक डिवाइस यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, उसके सामने क्या एक मेटेलिक कैप लगी होती है, एक मेटेलिक कैप लगी होती है, वो इस मटेरियल की बनी होती है बच्चे, थर्मोस्टर्स की, जो आपके बॉडी के पॉइंट टेम्परेचर का भी इफेक्ट दिखाता है कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99.8.6 है या 4 है, दिखाता है या नहीं दिखाता। तो वो इतना सेंसिटिव मटेरियल है कि वो आधे डिग्री के भी चेंज को क्या कर लेता है बच्चे, पकड़ लेता है। और उस डिग्री के चेंज को वो कहां बता सकता है बच्चे, करंट। और ये मैंने समझा रखा है उसे कि जब तेरे में करंट घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ा के बताना है, और जब करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटा के बताना है, वो अलग कहानी है। पर टेम्परेचर को सेंस करना, आपने वो देखा है मरकरी वाला, अगर किसी चीज का आप लोग क्या बढ़ा दो बच्चे, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो उसका प्रेशर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो हम लोग मरकरी में भी ये होता है, नीचे क्या होती है बच्चे, मेटेलिक कैप, वो हीट को ज्यादा जल्दी सेंस करती है। समझ में आए सबको? कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। कौन सा, ड्यूअल नेचर वाला? हाँ, छोटा चैप्टर है। कौन सी वाली बच्चे, अभी दे रहा हूँ भाई साहब, ये किताब ले जा। रेगुलर आ जाएगा बेटा, रेगुलर आ जाएगा, रेगुलर आ जाएगा,
हाँ वो तो मैंने बदल ली, तभी तो कह रहा हूँ थोड़ा सा रेगुलर हो जा। पक्का टेस्ट तूने दिया ही नहीं है। कौन सी वाली बच्चे? 6 5th भी देनी है। वेलकम। आज क्या देख बात ना गांठ मान ले, मेरे पास तक आ गई तेरी वीडियो कल, मैं दिखा देता हूँ तुझे। खुश रहो बच्चे, कल 3 बजे 4 वाले बैच में, ठीक है? हाँ अरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसने भेजी है, मैं तुझे कुछ चीज़ें बताऊंगा। अभी 1 मिनट रुक। पहली बात तो ये बता, मेरे हिसाब से तो तू ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तेरी है? चल ठीक है, हो जाती है। आज के बाद कभी भी कुछ हो जाए वीडियो नहीं बनवाएगा। तूने खुद कही थी वीडियो बना या वैसे बना दी किसी ने? पहले जाकर उसे दम का, समझ में आ गई? साला पुलिस केस हो जाए, कुछ हो जाए, आगे समझ में? अब पढ़े से भी तो पुलिस केस होता है, समझ में आ गई? तो आज के बाद से हाल तो ऐसी बदतमीजी नहीं करनी। वो मैं तेरी बात समझ लेता हूँ, हो जाता है इस उम्र में, मैं उस बात को गलत नहीं कह रहा। एक तो कोशिश के बच्चे ऐसे ना हो, है ना? और दूसरा ये तो बहुत गलत है, ठीक है? मैं तुझसे कह रहा हूँ आज के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और क्या, मेरे पास वैसे ही आ जाएगी। हाँ एकेडमी से भेजी थी किसी ने। हाँ मैं उससे बोल दूंगा, ठीक है? अच्छा बच्चा है, नहीं वो तेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उससे कहा था कि मुझे भेजो एक बार, ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्यूचर में ध्यान रखिए, ठीक है बच्चे? और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा तू है ना, ऐसे बिल्कुल मेरा छोटा भाई था। मतलब मुझे, मैं कल मैम से भी कह रहा था तो पूछना, मैं उससे कहता मुझे सचिन दिखता है तुझ में। वो भी ऐसे शरारती था कि साला किसी पकड़ लिया, कुछ कर दिया। तो मतलब ये ठीक है, मैं मानता हूँ ये उम्र का दोस्त है, तेरा नहीं है, बट ये वाला काम तो बिल्कुल ना हो जाए आज के बाद। और कोशिश कर कि इन सब से दूर रहे, धीरे धीरे पढ़ाई के क्लोज आ, ठीक है बाबू? आज समझ में आया सारा, ठीक है? ये सब मत करा कर, चल पढ़ बैठ के। होगी तेरी बात भाई? और टॉपिक भी तो नहीं छोड़ सकता था ना ऐसे इन बिटवीन, समझ सकता है तो। और टॉपिक तुझे पता कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। किसकी? करता अभी कर देता हूँ, चल मैं कर देता हूँ उसमें। खुश रहे बच्चे, पानी पिला दे 1 गिलास। थैंक यू बच्चे।